अस्सलाम वालेकुम बेटा। लास्ट क्लास में से हम PKT कैरेक्टरिस्टिक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ बुनियादी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, जैसे कि पैरामीटर्स थे सच एज बेस करंट, बेस वोल्टेज, कलेक्टर वोल्टेज, एमिटर करंट, एमिटर वोल्टेज, और दो इक्वेशन जो आई ई इज इक्वल टू ये इक्वेशन आपको समझ लेंगे जो हमने डिस्कस की थी। एक इक्वेशन डिस्कस की थी बीटा डी सी इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, दूसरी डिस्कस की थी अल्फा डी सी आई सी ओवर आई ई। तब फिर हमारे पास एक इक्वेशन आई थी आई ई इज इक्वल टू, पीछे चली गई पहले तो। सर आवाज स्लो आ रही है आपकी। अच्छा, आवाज स्लो आ रही है। आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, ये इक्वेशंस थी जो अभी तक हमने डिस्कस की थी। अब क्लियर है? हेलो, यस सर। ओके। तो आज हम इससे आगे चलते हैं, देखते हैं मजीद क्या क्या है इस टॉपिक में। तो फिर मैंने बताया था कि ये जो सबस्क्रिप्ट आप यूज करते हैं, मैं जरा नजर आ रहा है, जूम इन कर लो। जूम इन कर लेना चाहिए मुझे। अब बताइए, सही है? यस सर। वो स्पेशली वो लोग जो मोबाइल पे देख रहे हैं वो बताएं मुझे, क्लियर नजर आ रहा है? यस सर। चलिए ठीक है। तो ये बीटा डीसी रिलेशन है बिटवीन आईसी एंड आईबी, अल्फा डीसी बिटवीन आईसी एंड आईई। बोथ आर, यानी कि ऑल क्वांटिटीज आर डीसी क्वांटिटीज, मीन्स अभी तक इसमें कोई ऐसी सिग्नल नहीं है। जस्ट आपने ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली बायस किया हुआ है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ गया यहाँ पर, देखिएगा कि अगर आपको बीटा डीसी आईई और आईसी, आईबी और आईसी की वैल्यू गिवन हो तो आप बीटा डीसी की वैल्यू, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। बहुत स्लो आ रही है। अब बताइए बेटा। हेलो जी सर, अब बेहतर है। तो मैंने बताया कि एक छोटा सा सर न्यूमेरिकल क्लास में है। एंड कर दो। सर क्लास में एंड कर दीजिए। क्लास में अच्छा, तो ये आई बी और आई सी यहाँ गिवन है, आपने बीटा डी सी फाइंड करना है। छोटा सा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल ठीक है, सिंपल सा। अब इससे आगे चलते हैं। ये ट्रांजिस्टर मॉडल मैंने बताया था कि जब आप, ये हमारी रूटीन रही है, जब हमने डायोड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की तो उसके हमारे पास 3 मॉडल थे, याद है? आइडियल मॉडल, प्रैक्टिकल मॉडल, कंप्लीट मॉडल। इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास ट्रांजिस्टर का एक डीसी मॉडल है, ठीक है। ये डीसी मॉडल है जिसके मुताबिक ये इनपुट सेक्शन है, ये आउटपुट सेक्शन है। इनपुट सेक्शन और आउटपुट सेक्शन आपस में कपल्ड हैं। इट मींस जो वेरिएशन, जिस टाइप का वेरिएशन इनपुट सेक्शन में आएगा वो एज इट इज आउटपुट सेक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा, बट एम्पलीफाई होके। कितना एम्पलीफाई होगा? बीटा डीसी टाइम्स बीटा डीसी की जो वैल्यू होगी उतना ही ये एम्पलीफाई हो जाएगा। बता चुका हूं मैं कि अगर लेट से बीटा से डीसी की वैल्यू 10 है तो आईबी में अगर 1 माइक्रो एम्पियर का चेंज आएगा तो यहाँ पर 10 माइक्रो एम्पियर का चेंज आएगा, ठीक है। इसी को एम्पलीफिकेशन कहते हैं। इसके बाद ये देखिएगा बीजेटी सर्किट एनालिसिस। जब भी आपको कोई सर्किट दिया जाता है, गौर से सुनिएगा जो बात बता रहा हूं मैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो जो भी आपको सर्किट दिया जाता है, आपको उसे अंडरस्टैंड करने के लिए या इवन इलेक्ट्रॉनिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू एनालाइज द सर्किट, देन टू कंपोज द सर्किट। पहले हम जो एग्जिस्टिंग सर्किट्स होते हैं उनको एनालाइज करना सीखते हैं। हम ये जानना सीखते हैं कि कहाँ पर हम, हाउ टू फाइंड द वोल्टेज एंड करंट एट एनी पॉइंट इन द सर्किट। जब हमें ये इस पे कमांड हासिल हो जाती है कि हम सर्किट में उसकी तमाम पैरामीटर्स, वोल्टेजेस, करंट की वैल्यूज, एम्पलीफिकेशन, अटेन्यूएशन जो भी है, वो जब फाइंड करने के काबिल हो जाते हैं, तब जाके हम इस काबिल होते हैं कि अब हम सोचते हैं कि अब हम खुद का सर्किट बनाएंगे, अपना सर्किट बनाएंगे, ठीक है। अपना सर्किट बनाने का मतलब है सर्किट को कंपोज करना, और एग्जिस्टिंग सर्किट के बारे में मालूमात हासिल करने को कहते हैं एनालिसिस ऑफ द सर्किट। तो पहला स्टेप है आप लोगों का कि हमने इस सर्किट को एनालाइज करना है, और ये बातें मैं आपको पहले से बता चुका हूं। देखिएगा 6 पैरामीटर्स हैं, 3 करंट पैरामीटर्स हैं, 3 वोल्टेज पैरामीटर्स हैं। IB करंट फ्लोइंग इनटू द बेस करंट, IE करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द एमिटर रीजन,
IB current flowing into the base region, IE current flowing out of the emitter region, IC current flowing inside the collector region. ठीक है, इसके बाद अच्छा मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ का जो वोल्टेज है इस पॉइंट में, थोड़ा जूम इन कर लो। अच्छा देखिएगा बेटा, मैंने बताया था कि आपको कि यहाँ का जो वोल्टेज होगा ओके, अच्छा यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो होगा VB, यहाँ का होगा VC और यहाँ का होगा VE, ऐसे बताया था अगर आपको याद हो। हेलो, यस सर। अच्छा तो देखिएगा जब यहाँ का वोल्टेज VB है, यहाँ का VE है, इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? VBE, ऐसे ही है ना? यस सर। अगर यहाँ का वोल्टेज VC है, यहाँ का VB है, तो डिफरेंस क्या कहलाएगा? VCB। अच्छा यहाँ एक रूल है, गौर से देखिएगा आमतौर पे कि जहाँ का पोटेंशियल हाई होता है उससे आप पहले उसको पहले बोलते हैं। जैसे यहाँ बेस वोल्टेज हायर है एमिटर वोल्टेज से तो VBE, कलेक्टर वोल्टेज इज मोर देन बेस वोल्टेज VCB, VBC नहीं कहा जाता, VCB कहा जाता है। कलेक्टर वोल्टेज इज मोर देन एमिटर वोल्टेज VCE। ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है। जैसे यहाँ तो आपको लग रहा है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, यहाँ पर भी लग रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, बट यहाँ पर देखिएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है। voltage difference between base and emitter terminal, voltage difference between collector and base terminal, voltage difference between collector and emitter terminal। तो मैंने तो आपको जस्ट 6 पैरामीटर्स बताए थे, यहाँ 3 डिराइव्ड पैरामीटर्स आ गए। 3 कौन से पैरामीटर्स आ गए? हेलो, ड्राइव क्यों कहा मैंने? अगर आपको बेस वोल्टेज पता है, आपको कलेक्ट एमिटर वोल्टेज पता है, तो आप बता सकते हैं इनका डिफरेंस, उसे आप VBE कह सकते हैं। अगर आपको कलेक्टर वोल्टेज भी पता है तो डिफरेंस को आप, और बेस वोल्टेज पता है तो आप VCB कह सकते हैं। अगर आपको कलेक्टर और एमिटर वोल्टेजेस पता हैं तो डिफरेंस को आप VCE कह सकते हैं। तो यहाँ इसने आपको फिलहाल इसने कहा कि आप 6 क्वांटिटीज नोट करें, IC, IB, IE, VBE, VCB, VCE। तो VBE क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द PN जंक्शन। जो पॉइंट्स मैक्सिमम 0.7 होता है, इससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होता, ठीक है। और ये VCB है, ऑलवेज ये जंक्शन तो रिवर्स बायस होता है, और इनके बीच में डायरेक्ट कोई सिंगल जंक्शन नहीं होता बल्कि 2 जंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। VCE बनता है। ऑपरेशन तो आप देख चुके हैं कि इमिटर रीजन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? एमिट करता है। बेस रीजन में बहुत कम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो पाते हैं, रिमेनिंग को कलेक्टर रीजन पुल अप कर लेता है, जिसकी वजह से हम इसे कलेक्टर कहते हैं। ये ऑपरेशन आप बेस ट्रांजिस्टर ऑपरेशन में ये बातें सुन चुके हैं। अब इससे आगे चलते हैं, देखिएगा VBE की वैल्यू इसने बता दिया। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं, क्या लिखा हुआ है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.7 ली जाती है जब भी ली जाती है। अच्छा, तो फिर आप इस चीज के, तो आपको ये पता है कि अगर आपको वोल्टेज डिफरेंस का ये आप फार्मूला देख चुके हैं, देखिएगा किरचॉफ लॉ आपने सुना इससे पहले? किरचॉफ लॉ ये होता है कि किसी भी लूप में अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बीच में सोर्स वोल्टेज तो होगा ही होगा, उसी की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, अदरवाइज फ्लो करेगा? हेलो, नो सर नहीं करेगा। नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक पानी की मोटर है, आपने उस जो पाइप है एक सिरा उसके इनलेट से लगा दिया, दूसरा आउटलेट से लगा दिया, पानी में पाइप मौजूद है। जब आप मोटर चलाएंगे क्या होगा? पाइप सर्कुलेट करता रहेगा, एक साइड से पानी, जो मोटर है वो पाइप से पानी को सक करेगी, दूसरी साइड से पाइप में पानी को पुश करेगी, नतीजे क्या निकलेगा? पानी चलता रहेगा, ऐसे ही होगा ना? यस सर। और अगर आपने उस पानी से आगे कोई टर्बाइन चलानी है, एक्सपेरिमेंट करके देखना बच्चों को सिखाने के लिए, तो वो पानी, मोटर पानी को जितनी एनर्जी देगी वो पानी उसे, वो अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा? आगे जिस टर्बाइन से वो पास हो रहा होगा उसको पास कर देगा। तो एक तरफ आप मोटर चलाएंगे, मोटर पानी को चलाएगा, पानी टर्बाइन को चलाएगा, एंड सो ऑन। तो मोटर सोर्स बन गया, टर्बाइन ड्रॉप बन गया। क्लियर? यस सर। ठीक है, यानी कि यूं समझें कि
जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रही है, और जो टर्बाइन है और वो मैकेनिकल एनर्जी वाटर को ट्रांसफर हो रही है, वाटर उस एनर्जी को टर्बाइन में ट्रांसफर कर रहा है, और वो मैकेनिकल एनर्जी अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, यानी कि जो जनरेटर है आपको पता है उसे चलाने के लिए पेट्रोल तो डालना पड़ता है ना, हमें असल में तो उसको चलाना होता है टर्बाइन को, चाहे आप हाथ से चलाएं, चाहे आप पानी से चलाएं, चाहे आप डीजल से चलाएं, जिससे भी चलाएं उसको चलाना होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया कि लेट्स से कि यहाँ मोटर है, यहाँ टर्बाइन है, ये इलेक्ट्रिक मोटर चलाएंगे तो ये पानी को क्या करेगी, सर्कुलेट करेगी। नतीजे में ये पानी जो है इस टर्बाइन को, वो ये जो जनरेटर इसमें जो टर्बाइन है उससे क्या करेगा, डायना मोटर कहते हैं उसको, वो रोटेट करेगा। जब वो डायना मोटर रोटेट होगी तो बिजली बनेगी, यानी कि इधर से आप बिजली दे रहे हैं, पानी चला रहे हैं, और इधर बिजली जनरेट हो रही है। सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो इसी तरह यहाँ पर अगर आपको बताया जाए कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें ये सोर्स वोल्टेज है, ये ड्रॉप वोल्टेज है, तो अगर सोर्स वोल्टेज निकाल दिया जाए तो पानी चलेगा ही नहीं, यानी कि करंट फ्लो ही नहीं करेगा। करंट को फ्लो करने के लिए जरूरी है कि आप उसे एनर्जी प्रोवाइड करें, ईएमएफ सोर्स प्रोवाइड करें जो इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करे। कब मोटिवेट होंगे, जब उनको एनर्जी मिलेगी। तो ये जो सोर्स वोल्टेज है ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इसे हम ईएमएफ सोर्स कहते हैं, इसे सोर्स वोल्टेज कहते हैं अगर ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आकर अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसे हम ड्रॉप वोल्टेज कहते हैं। अगर ये क्लोज सर्किट है तो इसमें हम क्या कहेंगे, यहाँ से जितनी एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी उतनी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि जितनी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ जनरेट हो रही है वो सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है। यहाँ मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, यहाँ मैकेनिकल एनर्जी ड्रॉप हो रही है। अगर कोई आपसे पूछे नेट क्या, आप कहेंगे नेट जीरो। अगर जनरेशन ऑफ एनर्जी पॉजिटिव है तो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी चीज को देखते हुए एक रूल बनाया था किरचॉफ ने, जो कहलाता है किरचॉफ वोल्टेज रूल। इसके मुताबिक देखिएगा कि ये क्लोज लूप है, गौर से देखिएगा, सर्किट में है ना क्लोज लूप। हेलो, यस सर। तो ये VBB सोर्स वोल्टेज है। ये जो वोल्टेज कहाँ कहाँ ड्रॉप होगा, RB के अंदर ड्रॉप होगा, VBE के अंदर ड्रॉप होगा, कहीं और ड्रॉपेज के लिए कहीं और ड्रॉप नहीं होगा, इन दो जगहों पे ड्रॉप होगा। तो आपको पता है कि VBB में से यहाँ पर तो जस्ट 0.7 ही ड्रॉप होगा, बाकी रिमेनिंग जो है वो यहाँ पर ड्रॉप होगा। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन बना के लिख सकते हैं। मैं आपके सामने अभी लिख कर दिखाता हूँ इक्वेशन। इक्वेशन क्या हो सकती है, इनपुट साइड के लिए हम लिख सकते हैं VBB माइनस VRB माइनस VBE, ओके, इज इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव ले लिया हमने इन दोनों को। अगर सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव है तो ड्रॉप वोल्टेज नेगेटिव है, ओके। इसका मतलब ये है कि ये VBB एग्जैक्टली इन दोनों के समेशन के इक्वल होगा, तभी 0 बनेगा ना। अगर हम आउटपुट साइड पे देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम लिखेंगे VCC एग्जैक्टली इक्वल टू VRC प्लस VCE। कोई कंफ्यूजन है इसमें? ये जो सोर्स वोल्टेज है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक इस रेजिस्टर के क्रॉस, दूसरा इस ट्रांजिस्टर के क्रॉस। तो यहाँ का जो वोल्टेज है ये तो VCE हो गया, यहाँ का वोल्टेज VRC बनेगा। क्या बनेगा, ये जो वोल्टेज है ये बनेगा VRC एग्जैक्टली इक्वल टू IC इंटू RC। सिमिलरली यहाँ का वोल्टेज बनेगा VRB, किसके इक्वल होता है VRB? VRB इक्वल होगा VRB एग्जैक्टली इक्वल टू IB इंटू RB। ठीक है, हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ भाई, जी सर आ रहे हैं। आ रहा है, चलें ठीक है।
तो ये मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ, VRB। ओके, ये आपने देख लिया। ये एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। ये दोनों अगर इसको इक्वेशन को हम लिख सकते हैं VBB एग्जैक्टली इक्वल टू VRB प्लस VBE। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पेज पे चलिएगा और से देखिएगा यही तो इक्वेशन है। मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था VBB एग्जैक्टली इक्वल टू VRB माइनस V प्लस VBE। यही है ना? ये देखिएगा, यही इक्वेशन है ना बेटा। VBB इज इक्वल टू, ये इक्वल किस तरफ आ जाएंगे? तो इसी इक्वेशन को इसने रीअरेंज करके लिखा हुआ है कि अगर आपको ये वोल्टेज फाइंड करना हो, अगर आपको ये सर्किट है, इस सर्किट में ये फाइंड करना हो कि इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है, वेरी सिंपल। आपको पता है कि ये तो VBE अप्रोक्सीमेटली 0.7 होता है, तो इसमें से आप जस्ट 0.7 माइनस करते हैं, आपको यहाँ का वोल्टेज मिल जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? क्वेश्चन ये है कि इससे आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि आपको फाइंड करना होता है IB। क्या फाइंड करना है बेटा यहाँ पर आपको? IB। तो मैंने कहा सबसे पहले आप यहाँ पर VRB फाइंड करेंगे। आप कहेंगे ओके, ये वोल्टेज है, क्या बनेगा? इसको आप कहेंगे VRB एग्जैक्टली इक्वल टू VBB माइनस 0.7। यानी कि अब अगर VRB को आप R से डिवाइड कर दें तो ये भी R से डिवाइड हो जाएगा। R कौन सा? RB। तो सिंपली क्या मैं फार्मूला यहाँ लिख नहीं सकता? आप लोगों के लिए हम फार्मूला लिख सकते हैं IB एग्जैक्टली इक्वल टू VBB माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय RB। तो देखिएगा ये जो इक्वेशन है, इससे आपको VRB पता चल जाएगा। यानी कि ये सिंपली यही इक्वेशन है, गौर से देखिएगा। ठीक है, तो आपको तो असल में VRB के बजाय IB चाहिए होता है, तो इस इक्वेशन के थ्रू आप बड़े आराम से IB फाइंड कर लेंगे। जैसे आपको IB मिलेगा, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा? आपके पास बीटा DC होगा। आप फौरन कहेंगे IC इज इक्वल टू बीटा DC मल्टीप्लाइड बाय IB। आपको IB मिल जाएगा। जैसे आपको IB और IC मिल गया, आप फौरन कहेंगे IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। देखिए चीजें खुलती जा रही है ना आपके सामने। आप एक चीज फाइंड कर रहे हैं, दूसरी चीज खुद ब खुद आपके सामने आ रही है। ऐसा है कि नहीं? सर आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा कि देखिए, आप एक चीज फाइंड करते हैं, आपने IB फाइंड किया, IB से आपको IC मिल गया, IC से आपको IE मिल गया, है कि नहीं है? जैसी ये चीजें मिली, आपको फौरन VRC भी मिल गया। VRC मिला तो आपने VCE मिला, फाइंड कर लिया। एक चीज गौर से सुनिएगा, असल में हम ये एनालाइज क्यों कर रहे हैं, हमारा यह मकसद क्या है? सर बच्चों को इन करना है। अभी तक तो बेटा कोई आया नहीं है। सर ग्रुप पे कह रही हूँ वो सर से होने के दोबारा ज्वाइन कर लें। तो एक्चुअली हमारा जो मेन फोकस होता है वो पता क्या होता है? वो ये होता है कि हम ये पता चलाएं कि ट्रांजिस्टर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। क्या फोकस होता है? देखिएगा, ये जो इक्वेशन में बता रहा था ना, ये सारी इक्वेशन यहाँ लिखी हुई तरतीब से। VRB फाइंड किया, जैसे आपने VRB फाइंड किया तो इसके जरिए आपको IB मिल गया, पहले से लिखा हुआ बुक में। ठीक है, ओम्स लॉ के थ्रू आपने VRB फाइंड कर लिया, VRB के जरिए आपने IB फाइंड कर लिया। IB जैसे आपको मिला तो फौरन आपने IC फाइंड कर लिया। ठीक है, IC के बाद आपने VCE फाइंड कर लिया। एक चीज नोट करें, मैंने आपको बताया है कि ट्रांजिस्टर जो है जाहिर है कंपोनेंट है, ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, हमें ये फाइंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। यही तो हमने एनालाइज करना है कि हाउ मच पावर इज कंज्यूम्ड बाय द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, इसके लिए आपको पता है हमें दोबारा से ट्रांजिस्टर को देखना होगा। जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ तो ट्रांजिस्टर के दो सेक्शन है, एक इनपुट सेक्शन है, एक आउटपुट सेक्शन है। इनपुट सेक्शन में भी पावर कंज्यूम हो रहा है, आउटपुट सेक्शन में भी पावर कंज्यूम हो रहा है।
मैंने आपको बताया कि जहां ज्यादा करंट फ्लो करता है वहां ज्यादा पावर कंज्यूम होता है, जहां लेस करंट फ्लो करता है वहां लेस पावर कंज्यूम होता है। ये तो सुन चुके हैं ना आप कि नहीं सुना आपने? हेलो, Yes, sir. जानते हैं कि जो डिवाइस ज्यादा करंट ड्रॉ करेगी वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगी। जो आपके पास 60 वॉट वाला बल्ब है वो कम करंट लेता है एज कंपेयर टू 100 वॉट बल्ब। तो जो बल्ब ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। ऐसा है कि नहीं है? आपने असल में ये पता चलाना है कि ट्रांजिस्टर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर दो सेक्शन है, एक इनपुट सेक्शन है, एक आउटपुट सेक्शन है। इनपुट सेक्शन तो वेरी सिंपल, आपको पता है कि आपके पास वोल्टेज तो पहले से पता है, जस्ट आपने करंट फाइंड करना होता है। क्या फाइंड करना होता है? करंट फाइंड करना होता है। आपको जब IE मिल गया, वंस आपको IE मिल जाए तो आप बड़े आराम से VBE फाइंड कर सकते हैं, IE मल्टीप्लाइड बाय R डायनामिक। ये जो इमिटर रीजन है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। अगर IE और R डायनामिक पता हो तो आप VBE फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? इनके वोल्टेज पता चल सकता है। और दूसरा, अगर आपको पावर मालूम करना हो कि इनपुट सेक्शन में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे IE मल्टीप्लाइड बाय VBE। आपको पता चल जाएगा कि इस सेक्शन में कितना करंट कंज्यूम हो रहा है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि ये जो इनपुट सेक्शन है यहाँ पर तो बहुत कम करंट होता है, इनपुट सेक्शन में आप एक काम करें, IE के बजाय IB को इंक्लूड करें। IE जो है ना, इसमें IC भी इन्वॉल्व है, ठीक है? तो अगर आपको ये जानना हो कि इनपुट सेक्शन में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। नंबर वन, बेस करंट कितना है, VBE कितना है। VBE तो 0.7 होता है, बेस करंट आपको मिल जाता है, माइक्रो एम्पियर्स में होता है। आपको पता चलता है कि इनपुट सेक्शन में बहुत कम पावर कंज्यूम हो रहा है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं कि इग्नोर। तो फिर हमारे पास बच जाता है आउटपुट सेक्शन। आउटपुट सेक्शन में पावर सर आपकी आवाज कम आ रही, स्लो आ रही है। चलें, अब क्लियर आ रही है? यस सर। तो ये देखिएगा, आउटपुट सेक्शन में अगर आप पावर फाइंड करना चाहेंगे तो आप कहेंगे ओके, ये जो ट्रांजिस्टर वोल्टेज डिफरेंस है दिस इज VCE। अगर किसी तरह आपको IC पता चल जाए तो आप बता सकते हैं कि, देखिएगा मैं करंट ये कलर चेंज करके बता देता हूँ। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये आउटपुट पे कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है? आप बता सकते हैं इनपुट पे कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। तो हमने क्या किया, इनपुट सेक्शन के पावर को तो कम होता है इग्नोर कर दिया, हमारे पास ले दे के बच गया आउटपुट सेक्शन का पावर। असल में आपने ये कंज्यूम करना होता है, ये फाइंड करना होता है। वंस आप ये फाइंड कर लेते हैं तो आप ट्रांजिस्टर के बारे में फिर बहुत कुछ बता सकते हैं। तो जब भी हम ट्रांजिस्टर के सर्किट को एनालाइज करेंगे, गौर से सुनिएगा, जब भी आप ट्रांजिस्टर के सर्किट को एनालाइज करेंगे तो आपका मेन फोकस क्या होता है? हाउ टू फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द ट्रांजिस्टर। टू टाइप्स का पावर होता है, एक इनपुट सेक्शन में कंज्यूम होता है, एक आउटपुट सेक्शन में। इनपुट सेक्शन वाले को इग्नोर कर दें, बहुत कम होता है, बच गया आउटपुट सेक्शन का। तो वो फाइंड करने के लिए आपको IC और VCE ये दोनों चीजें चाहिए। क्या चाहिए बेटा? IC और VCE। तो हमारा ज्यादातर फोकस ये होता है कि हम तमाम चीजें कैलकुलेट करते हैं, क्या फाइंड करने के लिए? कि हमें IC और VCE का पता चल जाए। हमें क्या पता चल जाए? कि VCE और IC की वैल्यू है क्या, हमें ये पता करना होता है। तो इसलिए देखिएगा यहाँ पर गौर से, ये इक्वेशंस आपके सामने हैं जिनको यूज करते हुए ये चीजें फाइंड की जाती हैं। नजर आ रहा है? थोड़ा सा और जूम इन कर देते हैं, या ज्यादा जूम इन हो गया, जूम आउट हो गया। अब देखिएगा बेटा, आपको IB पता चल गया, ठीक है? IB के थ्रू आपको फॉरन इक्वेशन आप ऊपर देख चुके हैं, जो यहाँ ये रहा, ये इक्वेशन इसने हाईलाइट की हुई है। IB से आपको IC पता चल गया। वंस आपको IC पता चला तो आपने VRC फाइंड कर लिया, VRC पता चला तो आपने VCE फाइंड कर लिया। तो आपको IC मिल गया, आपको VCE मिल गया, जॉब डन, ठीक है?
तो यहाँ पर VRC के बजाय सीधा सीधा फॉर्मूला पुट कर दिया है। ये देखिएगा, ये इक्वेशन है। अब आप एक ये इक्वेशन यूज कर लें, एक ये इक्वेशन यूज कर लें, एक ये इक्वेशन यूज कर लें। ये 3 इक्वेशन काफी है। These 3 equations are sufficient to find the whole phenomena. आप जो है ना, आपको क्या चाहिए होता है, VCE और ICE तो चाहिए, IC तो चाहिए होता है, मींस कलेक्टर करंट और वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर, ये दो ही चीजें चाहिए होती है ना। तो यहाँ से आप IB फाइंड कर लेंगे, इस IB को यूज करते हुए आप IC फाइंड कर लेंगे। ये IC आप जब यहाँ पुट करेंगे तो आपको VCE मिल जाएगा। डन, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, यस सर। ये 3 इक्वेशन काफी हैं। इन 3 इक्वेशन के थ्रू आपका काम हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, आपके पास यही चीज लिखा है। VCB फाइंड करने का हमें नीड नहीं होती, बहरहाल फाइंड किया जा सकता है ये इक्वेशन। वंस आपको VB पता चल जाए और VCE पता चल जाए तो VCE में से आप VBE माइनस कर देंगे तो VC बच जाएगा। ऐसे ही है ना, VCB बच जाएगा। यानी कि आपको VCE पता चल गया। VCE क्या होता है? VC होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, ये है VCE, पता चल गया। इसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक का होता है VBE, इसमें से जब ये कट करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज गौर से सुनिएगा, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। ये जो VCE है, इसे डायरेक्ट हम किसी फार्मूले से मेजर नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर हम अक्लमंदी क्या करते हैं, अकल आमतौर पर तरीका क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा इधर, लेसन के हाँ क्या बताना चाहिए मुझे आपको, हाँ जी, आमतौर पे हम किस तरह से काम करते हैं। लेट्स से कि आपके पास ये कोन है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है। क्या है बेटा, क्या बताया मैंने कि इसका वॉल्यूम फाइंड करने का, अगर ये इतनी फील्ड है तो फॉर्मूले के थ्रू आप बता सकते हैं कितना पानी है, कितना पानी है, कितना पानी है, ये आप बता सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला है सीधी कोन का, ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। लेकिन आपको प्रॉब्लम के लिए मैं उल्टी कोन करके दे दूं और पानी भर दूं और पूछूं बताइए कितना वॉल्यूम है पानी का, तो आप कहेंगे सिर्फ फार्मूला बताएं। मैं बताऊंगा फार्मूला तो नहीं है, यही फार्मूला है। तो आप क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, क्या करना पड़ेगा आपको? आप कहेंगे वेरी सिंपल, सबसे पहले आप पूरी कोन का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। इसके बाद ये आप इस कोन को उल्ट अगेन सीधा अज्यूम करेंगे और कहेंगे कि जो खाली हिस्सा है मुझे ये वॉल्यूम फाइंड करना है। जब आपको खाली हिस्से का वॉल्यूम मिल जाएगा तो फुल में से खाली निकाल देंगे, क्या बच जाएगा? पानी बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नो सर। नहीं, मैंने क्या कहा कि आपके पास ये कोन है और जो इत्तेफाक से आपको फार्मूला आपके पास एक ही है, बस फार्मूला आपको ये बता सकता है कि अगर इतना पानी है तो आप बड़े आराम से इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, अगर इतना पानी है तो भी आप इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आपके पास फार्मूला सिर्फ ये है, लेकिन जब आपको प्रॉब्लम दिया गया वहां पर ये कोन सीधी के बजाय उल्टी लगा दी गई। अब इतनी कोन भरी हुई है और मैं आपसे पूछ रहा हूं बताइए पानी का वॉल्यूम क्या है, आप फाइंड कर लेंगे? आप कहेंगे फार्मूला बताएं, मैं आपसे कहूंगा फार्मूला तो नहीं है मेरे पास, यही फार्मूला आप इससे फाइंड करेंगे। आप कहेंगे इससे कैसे फाइंड करेंगे? तो अब ये फार्मूला आपको 2 मरतबा इस्तेमाल करना पड़ेगा। कितनी मरतबा इस्तेमाल करना पड़ेगा? 2 दफा। एक दफा हम पूरी कोन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है, हम कोन को सीधा अज्यूम करेंगे और क्या करेंगे, हम इस कोन को अगेन सीधा अज्यूम कर लेंगे। हम कहेंगे इस कोन को हम सीधा अज्यूम करेंगे। पहले हम क्या कह रहे थे, ये भरा हुआ है, ये खाली है। अब हम कहेंगे ये ऊपर वाला हिस्सा भरा हुआ है और ये नीचे वाला हिस्सा खाली है। पूरी कोन का वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया, उसमें से खाली हिस्से का वॉल्यूम फाइंड करके पूरी कोन के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे, बाकी क्या बच जाएगा? ऊपर वाले हिस्से का वॉल्यूम। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर लेंगे। यानी कि सीधी में तो आप डायरेक्ट आपको 1 सप्लाई करना होती है,
फार्मूला अप्लाई करना होता है। जब आप उल्टा करके रखते हैं तो आपको 2 मरतबा फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है और आप बड़े आराम से वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। ये ट्रिक होती है कि किस तरह आप अननोन फाइंड करें आपके पास जब कोई और जरिया ना हो। तो ये बात मैंने क्यों बताई? ये बात इसलिए बताई कि आपके पास अगर कोई रेजिस्टर है, और से सुनिएगा, ओहम्स लॉ है ना आपके पास, V इज इक्वल टू IR है, यही है ना, V इज इक्वल टू IR, ये फार्मूला है ना। हेलो, यस सर। ओहम्स का यही है ना कि अगर ये एक रेजिस्टर है, आपको इसकी रेजिस्टेंस पता हो और ये पता हो कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आप बड़े आराम से ये बता सकते हैं कि इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है। तो ओहम्स ने जो आपको बेस प्रोवाइड किया वो क्या बताई है कि अगर आप किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना चाहें तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। क्या? नंबर 1, कितना करंट फ्लो कर रहा है, नंबर 2, रेजिस्टेंस कितनी है। यही बताया ना ओहम्स ने कि अगर आपको रेजिस्टेंस और करंट पता हो तो आप बड़े आराम से वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम आते हैं ट्रांजिस्टर पर, तो हमें पता चलता है कि ये जो ट्रांजिस्टर है, ये तो इसकी तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है ही नहीं, ये तो डायनामिक होती है। अब हम क्या करें? अगर हमें VCE डायरेक्ट फाइंड करना हो, IC तो हमारे पास है, ट्रांजिस्टर की डायनामिक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास नहीं है। डायनामिक का मतलब ये है कि ये तो चेंज हो रही होती है ड्यू टू बायसिंग। जब ये चेंज हो रही होती है तो हम बड़े परेशान हो जाएंगे। कंफ्यूजन ये है कि हम वैल्यू क्या लें, नहीं ले सकते ना डायरेक्ट। अब चूंकि ट्रांजिस्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास है नहीं, हमने VCE फाइंड करना है, IC पता है, ट्रांजिस्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम वही वाली टेक्निक अप्लाई करेंगे जो कोन पे अप्लाई की थी। हम कहेंगे अच्छा, हम फौरन किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे जाएंगे। किरचॉफ ने क्या बताया था कि ये सोर्स वोल्टेज है, ये 2 ड्रॉप वोल्टेजेस हैं, अगर इस वोल्टेज में से ये वोल्टेज कट कर देंगे तो क्या बच जाएगा? हेलो, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ, ये तो बता रहे कि ये सोर्स वोल्टेज है, इसमें से ये दोनों का सम मिलाकर इसके इक्वल है। ये सोर्स है, ये दोनों ड्रॉप है, अगर इसमें से ये कट कर देंगे ये बच जाएगा। यही तो इक्वेशन थी। और से देखिएगा, ये जो इक्वेशन है ये यही तो है। VCE ये क्या है? यही तो है बेटा। आप VCE इस तरह से फाइंड करेंगे, क्योंकि आपके पास ट्रांजिस्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में आप यूं फाइंड कर लेते हैं। ये आपके पास फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप VCE फाइंड करते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम ये कर रहे हैं कि हम RC के क्रॉस, क्योंकि हमारे पास ओहम्स लॉ है, हमें RC पता है, IC मिल गया, तो हम बड़े आराम से ये जो RC रेजिस्टर है इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसमें से ये वोल्टेज कट करेंगे तो ये बच जाएगा, और यही काम यहाँ हो रहा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं हो रही। आप अगर इन इक्वेशन से बिला वजह कंफ्यूज हो, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि इक्वेशंस कोई ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, वंस आप इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इनको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई? हेलो, यस सर। रिपीट करूं या समझ में आ गया? रिपीट कर दो सर। रिपीट कर दे। एक मिनट में जरा बुक दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ये जो मैंने इतने सारे निशान लगाए ना, ये हट जाएंगे। ठीक है, यस सर। चलिए। अभी ओपन कर ली। ओके, सीधा आ जाते हैं। अब मुझे लग रहा है कि मैंने केस उल्टा कॉम्प्लेक्स कर दिया। मैं थोड़ा सा अब अगेन बिल्कुल सिंपल बात करता हूँ ताकि ये रहा बेटा, ये आपका सर्किट था। ठीक है, आपने इसको एनालाइज करना था। क्या करना था? आपने इसको एनालाइज करना था। मैंने बताया कि यहाँ पर, इसको ज़ूम इन कर लूँ मैं। सर वॉइस लो आ रही है आपकी। अच्छा, अब सही है? आवाज देखिएगा।
बेटा मैंने ये हैंड फ्री मेरे वो थोड़ी खराब थी, 3 लिए थे तो कुछ ना कुछ वो वायर्स वगैरह खींच देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है इनमें। अब क्लियर है देखिएगा। यस सर। तो ये आपका सर्किट है, मैंने क्या बताया था आपको, अगर ये फाइंड करना हो कि ट्रांजिस्टर कितना पावर कंज्यूम करता है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इनपुट सेक्शन पे ट्रांजिस्टर कितना करंट ले रहा है और ये वीबी के क्रॉस वोल्टेज क्या है। वीबी के क्रॉस वोल्टेज तो हमें पता है वो तो 0.7 होता है, तो हम लिखेंगे ओके। इनपुट्स पावर क्या हो जाएगी, वी इन पावर क्या हो जाएगी, हम कहेंगे ये हो जाएगी आई बी मल्टीप्लाइड बाई वी बी ई। इस ये हमें इनपुट पावर पता चल जाएगी। इसी तरह अगर आपको आउटपुट साइड पे पावर पता करना हो तो आप क्या कहेंगे, ये पी इन लिखना था बेटा, ये पी आउट क्या बन जाएगा, आई सी मल्टीप्लाइड बाई वी सी ई। हमें पता चल जाता है कि ट्रांजिस्टर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। पी आउट पी इन को प्लस कर देंगे तो टोटल पावर पता चल जाएगी। पी इन चूंकि बहुत कम होता है इसलिए इसे हम इग्नोर कर देते हैं, हमारे पास ले दे के बच गया पी आउट कि ट्रांजिस्टर यहाँ कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि कितना आईसी की वैल्यू क्या है, वीसीई की वैल्यू क्या है। ये दो ही चीजें हैं ना जो हमें चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास टोटल ये फार्मूलाज हैं। बीबीई फिक्स है 0.7 है, ये जो फार्मूला आप यूज करेंगे देखिएगा इधर, दिस वन वीबीबी की वैल्यू गिवन है, वीबीई की वैल्यू 0.7 पुट कर देंगे तो आरबी से डिवाइड करेंगे आपको आईबी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, IB। आईबी मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद आईबी की वैल्यू अगर आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर इस फार्मूले में आपको आईसी मिल जाएगा। वंस आपको आईसी मिल गया तो वीसीसी आपको पता है, आईसी आपको पता है, आरसी आपको पता है, ठीक है। तो आप ये फाइंड कर लेंगे वीसीई। तो तीनों चीजें मिल गई। अब आपके पास आईसी भी है, आपके पास वीसीई भी है, तो आप फाइंड कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। यस सर। टोटल ये था केस आपका। अगर कोई आपसे कहे कि आपने वीसीबी फाइंड करना है तो इसने कहा वेरी सिंपल, वंस आपको वीसीई पता चल गया तो वीसीबी फाइंड करना कौन सा रॉकेट साइंस है। जैसे कि यहाँ नजर आ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज वीसीई है और यहाँ तक का वोल्टेज वीबीई है। ये टोटल आपको पता चल गया, ये भी आपको पता है। इसमें टोटल में से ये कट करेंगे क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा ना, तो वीसीबी मिल जाएगा। देखिएगा इस इक्वेशन में इसने यही किया है, कुछ और नहीं किया। ऐसे किया हुआ है VCE माइनस VBE इज इक्वल टू VCB। VCB बहुत कम फाइंड करते हैं, आमतौर पे फाइंड करना नहीं पड़ता इतना। तो ये फॉरन एक अदर एग्जांपल आ गई आपके पास, ताकि आप इसको अप्लाई करके कॉन्फिडेंस गेन कर लें। देखिएगा इधर क्या पूछा गया है, डिटरमाइन IB, IC, IE, VBE, VCE, VCB in a circuit. The transistor has beta DC is equal to 150. बीटा डीसी कितना है 150। बताया क्या क्या है, आरसी की वैल्यू बता दी है, आरबी की वैल्यू बता दी है, वीबीबी की वैल्यू बता दी है, वीसीसी की वैल्यू बता दी है। वीबीई फिक्स होता है 0.7 ही आपको पता है, अप्रोक्सीमेटली 0.7 होता है तो 0.7 ही लिया जाता है। देखिएगा यहाँ पर इसने मेंशन कर दिया। तो पहली इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था ना, देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 वीबीबी वीबीई आरबी की वैल्यू अप्लाई की गई तो आपको आई बी की वैल्यू मिल गई। वंस आपको आई बी की वैल्यू मिल गई, बीटा डी से बता दिया इसने, आपको आई सी की वैल्यू मिल गई। जैसे आपको आई सी की वैल्यू मिली तो आपने आई ई फाइंड कर लिया, ठीक है। ये तो तीनों करंट हो गए। इसके बाद वीसीई फाइंड करना था, तो देखिएगा वीसीसी गिवन है सर्किट में, आईसी आपने फाइंड कर लिया, आर से भी गिवन है, आपको वीसीई पता चल गया। वीसीई आपके पास है, वीबीई आपके पास है, तो वीसीबी फाइंड कर लिया। कौन सा मुश्किल है सर मुश्किल को बोले। सर ये मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर क्यों आ रही है यूनिट करंट की? असल में जब बहुत देखिएगा ये क्यों लिखा जाता है, मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास आ जाए ये वैल्यू, देखिएगा इधर
ठीक है, लेट्स से अगर आपके पास ये जाए मिली एम्पियर आ जाए, आप कहेंगे कि इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 1 मिली एम्पियर में कितने माइक्रो एम्पियर्स होते हैं, 1000 होते हैं ना, यस सर। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा सीधा सीधा 43 माइक्रो एम्पियर। अब 43 माइक्रो एम्पियर बताना आसान लग रहा स्लो आ है, रही है। 43 माइक्रो एम्पियर बताना ज्यादा रीजनेबल लग रहा है या 0.0 यस सर ठीक 0043 मिली एम्पियर, कौन सा ठीक है सही लग रहा है आपको? सर, नीचे तो वाले। इसलिए यहाँ पर ये माइक्रो एम्पियर में लिखा हुआ है, ठीक है। और बेस करंट चूंकि यस बहुत सर। कम होता है इसलिए इसे माइक्रो एम्पियर में नोट किया जाता है। कलेक्टर करंट और इमिटर करंट ज्यादा होते हैं, इन्हें माइक्रो एम्पियर में अगर करेंगे बड़ी वैल्यूज बन जाती हैं, तो फिर हम मिली में ले आते हैं ताकि रीजनेबल डिजिट लगे वैल्यूज, ठीक है। तो ये आपके पास ये वोल्टेजेस आ गए, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? चीजें नो बिल्कुल सर। सिंपल है, कोई हाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। कुछ पूछना है? नो सर। चलें आगे चलते हैं। अब आता है असल टॉपिक जिसके लिए मैं इतनी तमहीद बांध रहा था, ठीक है। देख लिया आपने, मैंने क्या बताया था, इनपुट पावर आउटपुट पावर बताया था कि नहीं बताया था? आउटपुट पावर के लिए आपके पास क्या होना है? सर जूम आउट जूम आउट कर दूं? ये लें, अब ठीक है, ये देखिएगा, मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ ताकि मैं ऊपर उठा, ये देखिएगा आउटपुट पावर के लिए क्या चाहिए आपको, आपको आईसी चाहिए, आपको वीसीई चाहिए, दो ही चीजें चाहिए ना। और ये देखिएगा दोनों पर एक ग्राफ बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे वीसीई है, वाई एक्सिस पे आईसी है। तो ये जो यहाँ पर प्लॉट बनेगा, यहाँ पर कहीं पर भी अगर मैं डॉट लगा दूंगा तो क्या बताएगा, ये डॉट बताएगा कि दिस इज आईसी, दिस इज वीसीई। तो पावर की वैल्यू बन रही है कि नहीं बन रही, कुछ ना कुछ? हेलो, यस सर। बन रही है ना। अगर मैं कहीं पर भी, अगर मैं यहाँ एक डॉट लगाता हूं तो आप कहेंगे दिस इज आईसी, दिस इज वीसीई। पावर की वैल्यू बन रही है कि नहीं बन रही? अब बताइए पावर प्रोडक्ट जो ये जो प्रोडक्ट की वैल्यू है सबसे कम कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, ऐसे ना। और इस एक्सिस पे क्या आएगी, जीरो आएगी, इसलिए कि यहाँ पर आईसी की वैल्यू जीरो है, यहाँ पर वीसीई की वैल्यू जीरो है कि नहीं है? यस सर। तो इन एक्सिस के अलावा बाकी हर जगह पर नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी, नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। क्या बताया मैंने? नौ। अच्छा ये बताइए हमारे पास टाइम कितना है, एक्सटेंड हो सकता है थोड़ा सा आगे? सर कर लें। चलें ठीक है। तो जनाबे वाला अब यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है, देखिएगा इसने क्या किया है, वीबीबी को वेरिएबल कर दिया है, वीसीसी को वेरिएबल कर दिया है। क्या कर दिया, वीसीसी को वेरिएबल। तो आपके सामने मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। अच्छा, एक इक्वेशन क्या है, आई बी इज इक्वल टू वी बी बी माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय आर बी। तमाम चीजें कांस्टेंट हैं सिवाय वी बी बी के। मैंने इस पे लाइन लगा दी ताकि एक काम करते हैं, ये जो लाइन में दूसरे कलर से लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को पहचानने में आसानी है। वी बी बी इज वेरिएबल, ठीक है। इसी तरह आपके पास दूसरी जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपके पास क्या है बेटा, इस इक्वेशन में आपके पास है VCE। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ये ले, अब सर ठीक है। थोड़ी देर सही आती है फिर आपकी आवाज स्लो हो जाती है। अच्छा, मैंने वो एक्चुअली माउथ पीस जो था ना वो छोड़ दिया था हाथ से, इसलिए आवाज कम हो गई थी। दूसरी इक्वेशन बेटा आपके पास क्या है, ये इक्वेशन है IC इज इक्वल टू बीटा DC
कांस्टेंट इनटू आईबी। जाहिर है जब वीबी भी वेरिएबल होगा, वीबीबी को चेंज करेंगे तो आईबी चेंज हो जाएगा, आईबी चेंज होगा तो आईसी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मेरे पास है VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। अब यहां पर भी देखिएगा मैंने ये जो VCC है इसे भी वेरिएबल कर लिया। क्या कर लिया? इसको भी वेरिएबल कर लिया। अब हमारे पास टोटल 2 कंट्रोल हैं। एक कंट्रोल है VBB, दूसरा कंट्रोल क्या है? हेलो, VCC। ये 2 चीजें हैं जो कंट्रोल हमारे पास है, जिनके थ्रू हम इस सर्किट के पावर कंजम्पशन को कंट्रोल करेंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करेंगे। आपको पता है जब आप VBB को डिक्रीज करेंगी तो IB डिक्रीज होगा, IB डिक्रीज होगा तो इनपुट पावर कम होगी कि नहीं होगी? हेलो, होगी सर। कम होगी ना? यस IB सर। इज इक्वल टू इंटू VBE। जब इनपुट पावर कम होगी तो ऑब्वियसली क्या इसका इम्पैक्ट आईसी पर नहीं आएगा? आईसी कम होगा, आईसी कम होगा तो VCE बढ़ जाएगा। अब आप देख रहे हैं आईसी कम हो रहा है, VCE बढ़ रहा है, आईसी कम हो रहा है, VCE बढ़ रहा है। ऐसे ही है ना? क्या अगर VCC को फिक्स कर दिया जाए तो ऐसे ही लग रहा है आपको? अगर ये इक्वेशन वैलिड रहे तो कब होगा कि जब आईसी कम होगा तो VCE बढ़ेगा, और VCC कांस्टेंट है तो VCE बढ़ जाएगा। ऐसे ही ना? ये टर्म इसमें से क्या हो रही है? सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो इनपुट सेक्शन से आपने देखा कि आप इनपुट पावर को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू VBB। ये जो आउटपुट पावर है इसके पास डबल कंट्रोल है, VBB का भी इस पर असर है और VCC का भी इस पर असर है। VCC भी इसे कंट्रोल कर रहा है आउटपुट पावर को, और VBB भी कंट्रोल कर रहा है। आपने VBB के थ्रू IB कंट्रोल किया, ये यहाँ ये बता रहा है, गौर से देखिएगा। आपने क्या किया? आपने VBB के थ्रू IB की वैल्यू सेट कर ली। लेट्स से कि IB की वैल्यू है दिस वन, 0 है, IB 0 है। आपने VBB क्या कर दिया बेटा? VBB आपने एग्जैक्टली 0.7 के इक्वल कर दिया, तो क्या हो जाएगा? IB 0 हो जाएगा। जब IB 0 हो जाएगा तो जाहिर है एमिटर रीजन से कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, बेस रीजन में जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो ये कलेक्ट क्या करेगा? कुछ भी कलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियसली IC भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ जैसे कि यहाँ नजर आ रहा है कि अगर IB 0 हो जाए तो IC 0 हो जाएगा। ये देखिएगा, अगर IB 0 हो जाए तो IC यहाँ 0 ही है। इसको कहा जाता है कट ऑफ रीजन। क्या कहा जाता है? इस रीजन में ट्रांजिस्टर ऑफ होता है। क्या होता है? ट्रांजिस्टर यहां तक ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ होता है, स्विच ऑन नहीं होता। इसके बाद अगर आप VBB को बढ़ा के IB की वैल्यू सेट कर देते हैं, कितनी सेट कर देते हैं IB की वैल्यू? आपने IB की वैल्यू सेट कर दी, लेट्स से कुछ सेट कर दी, लेट्स से 5 मिली माइक्रो 50 माइक्रो एम्पियर आपने सेट कर दी। अब आप क्या करेंगे? इस इक्वेशन के मुताबिक IB की वैल्यू 50 माइक्रो एम्पियर आ गई तो IC की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, अब जब IC की वैल्यू आ जाएगी तो जाहिर है यहाँ कहीं ना कहीं आपके पास लेट्स से कि ये पावर पॉइंट बन गया। ऐसे ही है। अब मैंने क्या कहा कि आप इसे VCC के थ्रू कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर आप VCC कम करना शुरू कर देंगे तो VCE कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है ना? हेलो हेलो, यस सर। ये टर्म तो फिक्स है। अगर आप VCC कम करना शुरू कर देंगे तो ये कम होना शुरू हो जाएगा, इसलिए कि इनका डिफरेंस एक वक्त आएगा इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा। अगर VCC इतना कम कर दें कि IC इसका जो प्रोडक्ट है ICRC के इक्वल हो जाए तो VCE क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि ये कलेक्टर करंट है। यहाँ इसने लेबल IB का दिया हुआ, ये बेस करंट नहीं है, ये कलेक्टर करंट है। और ये बताया गया कि IB1 की वजह से ये कलेक्टर करंट है। देखिएगा, ये कलेक्टर करंट था,
जब आपने VCC को कम किया तो IC VCE कम होना शुरू हो गया और एक वक्त आ गया IC भी 0 हो गया, VCE भी 0 हो गया। आपने VCC को बढ़ाना शुरू किया, IC तो उतना ही है, ठीक है। शुरू में IC बढ़ा थोड़ा सा, इसके बाद IC अपने पीक पॉइंट तक आ गया, अब IC में इजाफा नहीं हो रहा, आप VCC बढ़ाते जा रही हैं, VCE बढ़ता जा रहा है। इसके बाद अगर आपने इससे आगे VCC को बढ़ाया तो ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो ये गौर से देखिएगा कि इमिटर रीजन इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है, बेस रीजन में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर पाते हैं, बाकियों को कलेक्टर रीजन कलेक्ट करता है। कलेक्टर रीजन कब कलेक्ट करता है? जब ये रिवर्स बायस्ड हो। अगर ये रिवर्स बायस्ड नहीं होगा, कलेक्ट करेगा? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। तो मैंने इससे पहले बताया था कि ये बेस कलेक्टर जंक्शन ऑलवेज रिवर्स बायस होता है, और ये रिवर्स बायस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है, पुल करता है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन बेस रीजन में अकोमोडेट नहीं हो पाते। अगर आप इसे ही 0 कर देंगे तो ये पुल करेगा? नहीं करेगा, इसीलिए IC 0 हो जाएगा। जब आप क्या करेंगे, इसे बढ़ाना शुरू करेंगे तो ये पुल करना शुरू करेगा। VCC बहुत कम है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट पुल कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है। ओवरऑल कंडक्शन कम है, इसकी वजह से जैसे जैसे आप VCC बढ़ाते जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स की पुलिंग बढ़ती जाएगी। एक वक्त आएगा इलेक्ट्रॉन्स की पुलिंग सफिशिएंट हो जाएगी। मींस आपने कहा कि यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उनमें से 95% को ये पुल कर रहा था। अब जब आप वोल्टेज को इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो मजीद पुल कर ही नहीं पाएगा, इसलिए कि पीछे से अगर लेट से के 1000 आ रहे थे, उसमें से 950 को ये पुल कर रहा था। अब सारे तो पुल नहीं कर सकता ना, बेस में भी जाएंगे कुछ ना कुछ। अब अगर आप चाहते हैं कि करंट बढ़े तो आपको यहां से जो एमिटर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पहले इसने 1000 इमिट किए थे, आप ये कहेंगे कि अगर ये 1500 इमिट करेगा तो आगे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी, अदरवाइज तादाद नहीं बढ़ेगी। यानी कि यूं समझें कि ये जो वोल्टेज है ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द इमिटर रीजन उनको कंट्रोल नहीं करता, ये बस इस चीज को कंट्रोल करता है कि कितनों को ये, यानी कि ये बस ये कंट्रोल करता है कि कम से कम इलेक्ट्रॉन बेस रीजन में अकोमोडेट कर पाए। ये ज्यादा पुल करेगा, कम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेंगे, ये कम पुल करेगा, ज्यादा अकोमोडेट करेंगे, ठीक है। यानी कि इसके पास सेकेंडरी कंट्रोल है। तो यहां देखिएगा कि जब आप VCC को बढ़ाएंगे तो इसकी वजह से शुरू में तो IC में इजाफा होगा, लेकिन फिर IC में इजाफा नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ये बिल्कुल इस तरह से देखिएगा। लेट्स से, चलो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं कि इमिटर रीजन ने 1000 इलेक्ट्रॉन्स को इमिट किया, इसमें से जो बेस रीजन है वैसे उसने पूरा जोर लगा के उसने क्या किया, 200 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अकोमोडेट किया, इससे ज्यादा को अकोमोडेट कर ही नहीं सकता, ठीक है ना, और बड़े मुश्किल से कर रहा है। अब आगे ये कलेक्टर रीजन पुल नहीं कर रहा तो जाहिर है 1000 इलेक्ट्रॉन्स में से 200 ही अकोमोडेट कर पाए, बाकी तो बेचारे वहीं रुके रहेंगे, मजीद इलेक्ट्रॉन्स को आने से रोकेंगे, ऐसे ही होगा ना। अब आप क्या करते हैं, VCC को बढ़ाते हैं। जब VCC को बढ़ाते हैं तो कलेक्टर इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना शुरू करता है। तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहां सिर्फ 1000 आ रहे हैं ना, आपने VCC को थोड़ा सा बढ़ाया, उसने 1000 में से 50 इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लिया, तो करंट देखिएगा थोड़ा सा बढ़ा। आपने VCC को थोड़ा और बढ़ाया, 50 से 100 हो गए, और पुलिंग बढ़ाते गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते गए। एक वक्त आया कि यहाँ पर जो पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो कहाँ तक पहुंच गई, वो पहुंच गई 950 तक पहुंच गई। कहाँ तक पहुंच गई, 950 तक पहुंच गई। अब आप मजीद VCC को बढ़ाएंगे तो इसकी वजह से VCE में तो इजाफा हो जाएगा,
बट मजीद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये पुल नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से जो आईसी का करंट है वो एक जगह पर रुक जाएगा। और अगर आपने वीसीसी को और ज्यादा बढ़ाया तो फिर ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। ये स्टोरी है जिसकी वजह से ये जो कर्व है ये स्ट्रेट रहती है। क्या रहती है? ये कर्व स्ट्रेट रहती है। अच्छा, ये शुरू में आपने देखा चूंकि यहां पर जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, तो ये तो ओहम्स लॉ है। ओहम्स लॉ है ना, स्ट्रेट लाइन आती है। तो शुरू में ये जो रीजन है इसको हम ओहमिक रीजन कहते हैं, इसलिए कि ये ओहम्स लॉ को फॉलो करता है। इसके बाद ये ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ये एक्टिव रीजन कहलाता है। कौन सा रीजन कहलाता है? ये एक्टिव रीजन कहलाता है। जब भी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है तो वो इसी रीजन में काम करता है। यानी कि VCE की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक इससे ज्यादा होगी, इससे कम होगी। IC की वैल्यू इससे कम होगी, इससे ज्यादा होगी। यानी कि इस रीजन में जब तक ट्रांजिस्टर काम करेगा, वर्कआउट करेगा, ये एज एन एम्पलीफायर वर्क कर पाएगा। अब यही एक्सपेरिमेंट अगर आप VBB को थोड़ा बढ़ा के बेस करंट बढ़ा दें, दोबारा एक्सपेरिमेंट करें, तो अब की बार देखिएगा कर्व ऊपर आ गई है। यानी कि अगर अब की बार एमिटर रीजन 2000 इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है तो जाहिर है अब की बार ये मजीद इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर पाएगा। तो देखिए कर्व ऊपर आ गई। ठीक है, अगर वहां से 3000 इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे फिर ही इसका कॉन्ट्रीब्यूट जाहिर है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर पाएगा, तो ये कर्व बन जाएगी। अगर वो 4000 इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है तो फिर ये कर्व बन जाएगी। अगर 5000 को इमिट करता है तो ये बन जाएगी। 6000 को इमिट करता है तो ये बन जाएगी। ओके, तो यहाँ आपने क्या देखा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट किए जाएंगे ये कंट्रोल करता है VBB, और कितने इलेक्ट्रॉन्स पुल किए जाएंगे ये तय करता है VCC। तो VCC तो जाहिर है जो इमिट किए गए उन्हीं में से पुल करेगा ना, सारों को पुल कर नहीं सकता। क्या बताया मैंने? हेलो, यानी कि यूं समझें कि अगर आपके पास जो है ना अगर दो लोग कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, और उन्हें लेट्स से कि 1 लाख का इजाफा होता है और एक पार्टी उसमें अपने प्रॉफिट का रेशो बढ़ाना चाह रही है, तो वो क्या कहेगी कि अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी। वो कहेगी कि उसमें 1 लाख प्रॉफिट में से जाहिर है कि वो कहेगी 50% है तो उनको 50,000 मिल जाएगा, 60% है तो उनको 60,000 मिल जाएगा। ऐसे ही है ना। अगर वो चाहती हैं कि उनका प्रॉफिट और बढ़े तो टोटल में से तो जाहिर है उनको मैक्सिमम 1 लाख मिल सकता है, जो कि मिल नहीं सकता इसलिए कि बिजनेस उनका पार्टनरशिप में। ठीक है ना, दूसरे पार्टनर का भी कुछ ना कुछ तो शेयर होगा, एटलीस्ट मिनिमम शेयर तो उसका कोई लिमिट तो होगी ना। अब अगर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी दोनों की तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, दोनों का शेयर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इनपुट सेक्शन है ये एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करता है। नजर आ रहा है? एक मिनट देखिए, तो यहां से हम ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द एमिटर रीजन कंट्रोल करते हैं VBB के थ्रू। वंस ये इमिट हो जाते हैं इसके बाद इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंट्रोल करते हैं VCC के थ्रू। तो जाहिर है कि जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन ही कंट्रोल करता है ये। अब जब VCC बढ़ाते हैं तो इसका जो कलेक्शन है वो बढ़ता जाता है। तो मैक्सिमम कितना कलेक्शन करेगा? 95% इसके शेयर में आएगा, 95% को कलेक्ट कर सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी तो इसका कलेक्शन भी बढ़ेगा। अगर इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होगी तो इसका कलेक्शन भी कम होगा। लेट्स से यहाँ पर देखिएगा मैंने क्या बताया कि इमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 500 थी तो इसने अपना कलेक्शन बढ़ाना शुरू किया, 95% यहाँ पर पूरा हो गया। अब ये मजीद नहीं बढ़ा सकता। दोबारा ये एक्सपेरिमेंट किया, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आपने 1000 कर दी तो 95% यहाँ पर इसके पूरे हो गए। अब मजीद कलेक्शन ये नहीं बढ़ा सकता जितना भी जोर लगा ले। इसी तरह अगर नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2000 है, लेट्स से कि यहाँ पर आकर इसका 90% हो गया, 95%, इससे आगे ये अपने कलेक्शन को नहीं बढ़ा सकता। ठीक है।